हम्म, हम कहाँ थे? एक्सचेंज ऑफ असेट में थे ना कल। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ असेट यानी क्या? यानी अपने जो बिजनेस है, दो बिजनेस है समझो, मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बदले में कोई दूसरे प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर रहा हो, यानी एक्सचेंज कोई भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दूसरा प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहा हो तो फिर उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ असेट। एग्जाम्पल इसका बोलूँ तो पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था। बार्टर सिस्टम क्या? अगर क्या चल रहा था बार्टर सिस्टम में, समझो फॉर एग्जांपल राइस के बदले में गेहूं देना। ये क्या? ये इन द सेंस एक्सचेंज ऑफ असेट ही हुआ। बार्टर सिस्टम जो है ना, हम 11वीं में पढ़ते हैं कि मैं राइस दूंगा और सामने वाला मुझे क्या गेहूं देगा। ऐसा एक्सचेंज कर रहे हैं हम कोई भी थिंग्स विदाउट इन्वॉल्विंग कैश। तो फिर यहाँ पे सेम सेम सिमिलर चीज है, एक असेट के लिए दूसरे असेट हम एक्सचेंज जब करेंगे उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ असेट, राइट? तो अब यहाँ पे जो है ना, सिंपल चीज है। फर्स्ट थिंग हम क्या देख रहे थे कि कमर्शियल सब्सटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल सब्सटेंस? कमर्शियल सब्सटेंस है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अब कमर्शियल सब्सटेंस कब एग्जिस्ट करेगा? जब दो जब मेरा कैश फ्लोस ऑफ बोथ द एसेट्स, कैश फ्लोस ऑफ बोथ द एसेट्स आर सेम, यानी दोनों का सेम है, इसका भी 50 lakhs है, इसका भी 50 lakhs है समझो। तो फिर इस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इट इज मियरली एन एक्सचेंज ऑफ असेट, राइट? अगर मेरा मेरा असेट, एक का असेट है 50 lakhs और एक असेट है 30 लाख, और इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे समझो फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल, यहाँ पे बिल्डिंग है ₹50 लाख का, एंड यहाँ पे लैंड है ₹30 लाख का। ओके। तो यहाँ पे इन दोनों का जो कैश फ्लोस है, द कैश फ्लोस आर डिफरेंट। द कैश फ्लोस आर डिफरेंट। कैश फ्लोस आर डिफरेंट, राइट? जब कैश फ्लोस आर डिफरेंट तो फिर इस केस में यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन both the assets are different, क्लियर? जब कैश फ्लोस डिफरेंट है तो फिर उस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट होता है। इन केस कैश फ्लोस आर सेम, मतलब सेम टू सेम है, तो फिर उस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल। कल हमने आगे केसेस भी देखा था, कल वो वीडियो डिस्टरबेंस की वजह से नहीं समझा होगा, फिर से देखते हैं आज। यहाँ पे अनदर एग्जांपल क्या है? बिल्डिंग है फॉर ₹50 लाख एंड लैंड है फॉर ₹50 लाख। यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा? बताओ। यस, नो? नो। नो। as the cash flows are merely same,
व्हाट मीन बाय कमर्शियल सब्सटेंस? तो क्या है कमर्शियल सब्सटेंस? which are being exchanged. चलो अभी इसका आगे देखते हैं। जब कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा यानी क्या, मैं दो जो असेट एक्सचेंज कर रहा हूँ उसका जो कैश फ्लो है दोनों भी अलग अलग है, राइट? जब मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, केस नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे? कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट। अब सब कमर्शियल सब्सटेंस जब एग्जिस्ट करेगा तो हम एक्सचेंज करेंगे एसेट, राइट? तो एक्सचेंज करेंगे, उसमें तीन डिफरेंट केसेस है। सबसे पहला, जो गिवन अप असेट है और टेकन अप असेट है, इन दोनों का फेयर वैल्यू पता है। अब ये बोलो कि गिवन अप असेट क्या है और टेकन अप असेट क्या है। समझो ये अपना पीपी लिमिटेड है यहाँ पे, राइट? पीपी लिमिटेड के पास लैंड है, ओके? तो पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, ये लैंड को ये ट्रांसफर करेगा कोई एक्स पार्टी को, समझो फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड को, राइट? तो फिर ये जो लैंड है ना, ये लैंड है गिवन अप असेट, राइट? क्लियर है? और यहाँ पे समझो यहाँ पे भी लैंड ही है, और पीपी लिमिटेड को क्या मिलेगा, ए लिमिटेड का लैंड मिलेगा। तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम? टेकन अप असेट। यस। अब यहाँ पे पीपी लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल्स है, समझो ये बैलेंस शीट है। यहाँ पे लैंड दिखता होगा, फॉर एग्जाम्पल ₹10 लाख का। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? गिवन अप और टेकन अप एसेट यानी Yes. क्या है, पीपी लिमिटेड के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। और पीपी लिमिटेड को क्या देना है, लैंड दे रहा है ए लिमिटेड को, कोई एक्स लैंड होगा, और ए लिमिटेड से दूसरा लैंड ले रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या है, एक तो गिवन अप एसेट है और दूसरा टेकन अप एसेट है। गिवन अप एसेट क्या है, अपने बिजनेस के बाहर जो जा रहा है वो गिवन अप एसेट, और बाहर से जो आ रहा है वो टेकन अप एसेट। अब यहाँ पे पीपी लिमिटेड के बुक्स में, जो बुक्स में लैंड दिखता रहेगा, ये कैरिंग कॉस्ट में दिखता रहेगा। ये कैरिंग कॉस्ट में दिखता होगा बुक्स में, बराबर? और इसका फेयर वैल्यू कोई और कुछ और हो सकता है। तो जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे, जब भी न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे इन द फेयर वैल्यू। कौन से फेयर वैल्यू? वी रिकॉर्ड ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? जब भी हम न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करेंगे इन दी एक्सचेंज केस, तो हम फेयर वैल्यू के बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? लेकिन जब डी रिकग्नाइज करेंगे, देखो एक असेट आ रहा है बिजनेस में, ये देखो यहाँ पे बिजनेस में आ रहा है, और ये बिजनेस से जा रहा है, तो एक असेट को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। जो असेट बिजनेस के अंदर आ रहा है वो किसके बेसिस में करेंगे हम रिकग्नाइज? ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, राइट? बट लेकिन जो असेट जा रहा है, दैट इज गिवन अप असेट, गिवन अप असेट को डी रिकग्नाइज करना ही पड़ेगा, राइट? जब एक असेट आ रहा है तो फिर उसको रिकग्नाइज करेंगे, और जो असेट बिजनेस के बाहर जा रहा है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। जब डी रिकग्नाइज करेगा, जो अपने बुक्स में कैरिंग कॉस्ट है उसके बेसिस में करेंगे। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नोट नंबर 2।
इसका केस देखते हैं। डी रिकग्नाइज दी ओल्ड प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट और डब्ल्यूडीवी, जो बुक्स में दिख रहा है। ओके, नोट 3 क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन बोथ, जो भी डिफरेंस आएगा फेयर वैल्यू और मेरा कैरिंग कॉस्ट में, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो मैं किस में डालूंगा? पीएनएल में डालूंगा। वो क्या होगा? गेन ऑन एक्सचेंज और लॉस और एक्सचेंज। फेयर वैल्यू एंड, सॉरी जस्ट अ मिनट। नोट 3, डिफरेंस ऑफ फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट would be transferred to पीएनएल। अच्छा, क्या देखा था हमने? एक्सचेंज ऑफ असेट, कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस के पास सबसे पहला, कमर्शियल सब्सटेंस जब एग्जिस्ट करता है, जब कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा तो फिर उस केस में क्या होगा? यहाँ पे 3 केसेस हो गए, वो केसेस देखेंगे। बट इनिशियली क्या करेंगे हम? इनिशियली एक कंपनी होगा, समझो फॉर एग्जांपल पीपी लिमिटेड। यहाँ पे पीपी लिमिटेड लैंड दे रहा है और जो जो भी दूसरा लैंड है वो टेकअप कर रहा है यहाँ पे। बराबर, लैंड दे रहा है और लैंड टेकअप कर रहा है। तो फिर यहाँ पे लैंड गिवन अप जो है उसको डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा, और न्यू लैंड जो है उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। जो न्यू लैंड है उसको रिकग्नाइज करने में हम कौन से यूज वैल्यू यूज करेंगे? फेयर वैल्यू यूज करेंगे। और डी रिकग्नाइज करने के लिए कैरिंग अमाउंट, जो भी डिफरेंस है इन दोनों का बीच में, वो क्या करेंगे हम? वो डालेंगे पीएनएल में। अब केस 1 क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ बोथ, यानी मुझे फेयर वैल्यू ऑफ बोथ द एसेट्स गिवन अप और टेकन अप दोनों का भी पता है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि फेयर वैल्यू गिवन अप का और टेकन अप का दोनों भी पता है। जब ये केस है गिवन अप और टेकन अप का दोनों भी पता है मुझे, तो फिर उस केस में क्या करेंगे यहाँ पे? उस केस में स्टेप 1 क्या होगा? रिकग्नाइज दी न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपने बिजनेस में कौन सा होगा? एक मिनट, मेरा कैमरा निकल गया क्या? है। न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप असेट। क्या बोल रहे हो यहाँ पे? कि दोनों भी फेयर वैल्यू पता है मुझे, गिवन अप का और टेकन अप का। तो यहाँ पे जब हम न्यू प्रॉपर्टी रिकग्नाइज करेंगे, मतलब टेकन अप अपने बिजनेस में आ रहा है और टेकन अप कौन से बेसिस में रिकग्नाइज करेंगे? तो यहाँ पे गिवन अप का जो फेयर वैल्यू है उसके बेसिस में हम न्यू प्रॉपर्टी को रिकग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे इग्नोर करेंगे, क्या इग्नोर करेंगे? इग्नोर दी फेयर वैल्यू ऑफ
टेकन अप असेट। कूल, इसमें कुछ डाउट है? एक बार फिर से बताओ क्या है। यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये पीपी लिमिटेड है, बिल्डिंग है पीपी लिमिटेड के पास, इज रुपीज 50 lakhs, इसका फेयर वैल्यू है। एंड ए लिमिटेड है, हम्म ए लिमिटेड है, इसके पास समझो लैंड है, इसका 30 lakhs है फेयर वैल्यू। ओके, ये एग्जांपल समझ रहा है? पीपी लिमिटेड है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना है, 50 lakhs का है, और लैंड जो है ना ए लिमिटेड के पास से 30 lakhs का फेयर वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे दोनों का फेयर वैल्यू पता है। यस, यहाँ पे मुझे दोनों का फेयर वैल्यू पता है। जब दोनों का फेयर वैल्यू पता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो लैंड है उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। रिकग्नाइज किसके बेसिस में करूंगा मैं? गिवन अप प्रॉपर्टी का जो फेयर वैल्यू इसके बेसिस में करूंगा। यहाँ पे इसका भी पता है मुझे, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग पता है, फेयर वैल्यू ऑफ लैंड। अब दोनों का मुझे पता है फेयर वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जब इन लैंड को मैं रिकग्नाइज करूंगा इन मेरे इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरे जो बिजनेस में, पीपी लिमिटेड के बिजनेस में, तो फिर उस केस में कौन से बेसिस में करूंगा? फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50 lakhs, उसके बेसिस में करूंगा। जो गिवन अप असेट का फेयर वैल्यू उसके बेसिस में करूंगा। तो फिर कैसे करूंगा? इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे दोनों का फेयर वैल्यू पता है, लेकिन फेयर वैल्यू किसका लूंगा मैं? और जो भी मेरा गिवन अप असेट है उसका फेयर वैल्यू लूंगा 50 lakhs। राइट, टू मेरा असेट जा रहा है, असेट का समझो कैरिंग अमाउंट है रुपीज 30 lakhs का, तो 30 lakhs का असेट चला गया। जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? 20 lakhs का, टू गेन ऑन एक्सचेंज। समझा है? बताओ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार आज भी। Yes. हम्म, तो सिंपल पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है? जब दोनों भी फेयर वैल्यू दिया है मुझे, तो मुझे यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप का इग्नोर करना है। टेकन अप का इग्नोर करना है, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप के बेसिस में मुझे अकाउंटिंग करना है। तो न्यू अनसेट को रिकग्नाइज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप असेट, राइट। और मेरा कैरिंग अमाउंट चला जाएगा, और कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस है वो गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज। समझा है पहला केस? केस टू देखते हैं। इन केस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप इज एविडेंट, बट फेयर वैल्यू ऑफ हम्म यहाँ पे केस क्या है? सबसे पहले क्या था, थंब रूल क्या है? मुझे बेसिस फेयर वैल्यू बेसिस किसके बेसिस में करना है? गिवन अप असेट का फेयर वैल्यू के बेसिस में अकाउंटिंग करना है। इन केस फेयर वैल्यू का जो गिवन अप असेट का नहीं दिया है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? तो अगर इन केस फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप असेट नहीं मालूम है, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप असेट पता है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप पता नहीं है मुझे, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप पता है। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप तो पता ही नहीं है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? टेकन अप असेट का फेयर वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल लिखो, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट नॉट एविडेंट, बट फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट इज लेट्स से रुपीज 10,000 रुपीज, और मुझे कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप पता है मुझे। कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप कभी भी पता ही होगा, क्योंकि अपने बुक्स में ही रहेगा 5,000। ये समझा क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? कि मुझे फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप असेट नहीं पता है, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप पता है, और उसका कैरिंग अमाउंट पता है।
गिवन गिवन अप का कैरिंग अमाउंट पता है। तो थंब रूल क्या था हमारा, जो भी अगर इनकेस दोनों भी दिया है, गिवन अप का भी पता है टेकन अप का भी पता है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, गिवन अप के फेयर वैल्यू बेसिस यूज करेंगे, टेकन अप का इग्नोर करेंगे। ये थंब रूल है, टेकन अप का कभी भी इग्नोर करेगा। लेकिन इन केस अगर गिवन अप का पता ही नहीं है अपने को, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, टेकन अप का अपन यूज कर लेंगे। तो फिर इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगा मेरे बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बोलो बोलो कितना, 10,000। फेयर वैल्यू किसका यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यूज फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप, क्योंकि गिवन अप का पता नहीं है मुझे। टू मेरा असेट, असेट कितना का था, 5,000, टू गेन ऑन एक्सचेंज 5,000। सिंपल। इसमें कुछ डाउट है, इसमें कोई No. डाउट? ओके, देन एक और केस है, लास्ट वाला, केस 3। फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप असेट इज नॉट एविडेंट। फेयर वैल्यू टेकन अप पता नहीं है। थर्ड केस क्या है, यहाँ पे टेकन अप और गिवन अप, जब फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप का पता है वो देख लिया ऊपर, अभी क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप का पता नहीं है। ऑब्वियसली टेकन अप का पता नहीं है, अपन नॉर्मली तो इग्नोर ही करते टेकन अप का, जो भी गिवन अप है उसका पता है मुझे फेयर वैल्यू, तो फिर किसके बेसिस में होगा, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप के बेसिस में होगा। यहाँ पे एग्जांपल लिखो, गिवन अप असेट 10,000, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप असेट्स यहाँ पे नॉट एविडेंट, एंड मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप, ये समझो रुपीज 12,000। कूल। एग्जाम्पल देखो, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप पता है मुझे, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप पता है, और और कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप पता है। तो यहाँ पे देखो, वीडियो रुक गया फिर से। अच्छा, ये एक एग्जांपल देखने के बाद फिर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, किसके बेसिस में होगा बताओ, टेन Given a थाउजेंड fair value. टू असेट कितना था मेरा, 12,000, और जो भी डिफरेंस है, लॉस ऑन एक्सचेंज कितना हुआ, 2,000। क्लियर है? ठीक है। तो क्या क्या देखा था हमने, जब कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा यानी मेरा जो कैश फ्लो, जो कैश फ्लो जो चेंज कर रहे हैं हम, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा, दोनों का कैश फ्लोस डिफरेंट हो गए, उस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा। इसमें तीन केस देखा था हमने। सबसे पहला केस क्या है, दोनों गिवन अप और टेकन अप दोनों का भी फेयर वैल्यू पता है। जब गिवन अप और टेकन अप का फेयर वैल्यू पता है, तो फिर उस केस में टेकन अप का इग्नोर करेंगे, हम क्या करेंगे, टेकन अप का इग्नोर करेंगे और गिवन अप का कंसिडर करेंगे, गिवन अप के बेसिस में अकाउंट करेंगे। ये थंब रूल समझो, कोई भी आगे भी हम पीपी 60 इंडेस 11 सॉरी इंडेस 16 में करेंगे, इंडेस 16 में भी सेम, गिवन अप असेट और टेकन अप असेट, अगर गिवन अप असेट का फेयर वैल्यू पता है तो फिर गिवन अप के फेयर वैल्यू के बेसिस में ही अकाउंट करेंगे हम। ठीक है, कि टेकन अप इग्नोर करेंगे। इन केस गिवन अप का पता नहीं है और टेकन अप का पता है, गिवन अप का पता नहीं है फेयर वैल्यू, लेकिन टेकन अप का पता है, तो फिर टेकन अप के बेसिस में करेंगे, अगर इन केस नहीं है। ये केस 2 था। और
थर्ड केस क्या था, गिवन अप का पता है, टेकन अप का पता नहीं है, तो फिर वैसे भी इग्नोर कर देते हम, तो गिवन अप के बेसिस में अकाउंट करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट बताओ। इसमें कोई डाउट, स्टेप्स लिख लेते फिर हम। No doubts. इफ कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट्स, तो फिर यहाँ पे केस क्या था, ये फेयर वैल्यू ऑफ बोथ गिवन अप एंड टेकन अप आर एविडेंट। जब इस केस में होगा तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इग्नोर टेकन अप फेयर वैल्यू एंड अकाउंट फॉर बेस्ड ऑन गिवन अप फेयर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट केस है फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप इज एविडेंट बट फेयर वैल्यू ऑफ नॉट एविडेंट। तो इस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे अकाउंट फॉर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन अप फेयर वैल्यू। थर्ड केस क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप पता है अभी, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप इज नॉट नोन, इज नॉट क्लियरली एविडेंट। तो फिर इस केस में क्या करेंगे हम, अकाउंट फॉर बेस्ड ऑन टेकन अप फेयर वैल्यू। कूल, इसमें कोई डाउट, इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे हम, कोई डाउट है। थंब रूल यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ असेट क्या है, हम अकाउंट फॉर करेंगे इन केस ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस बेस्ड ऑन गिवन अप फेयर वैल्यू के बेसिस में। अगर गिवन अप का दिया नहीं है तो फिर उस केस में टेकन अप कर लेंगे। ठीक है, Yes. हम्म, और एक न्यू सेशन क्रिएट करना भूमि, ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। Okay. Cool. हमने क्या स्टार्ट किया था, इनिशियल रिकग्निशन का चारों केस हमने डिटेल में देखा है, तो एक बार वो रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या देखा था हमने, रिकैप कर लेते हैं। तो चार केसेस था इनिशियल रिकग्निशन का, एक कैश वाला था, then comes the deferred credit, then comes the exchange of asset, then comes the self construction। तो कैश बेसिस में सिंपल है कि कैश बेसिस है, हमने जितना भी क्या वेंडर को पे किया, then comes the registration cost, direct related expenses of the acquisition cost, वो सारे इंक्लूड करेंगे और उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शो करेंगे, राइट, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शो करेंगे। और इसमें क्या क्या एक्सक्लूड होगा, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सक्लूड होगा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर कोई भी एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है तो उसको कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, वो अपन इनिशियल सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में कैसे भी देखने वाले, जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है। देन की देखिए थे टैक्सेस, टैक्सेस अगर रिफंडेबल है
वेल एंड गुड, तो फिर उसको इग्नोर करेंगे। नॉन रिफंडेबल है तो फिर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये होने के बाद हम आ गए डेफर्ड क्रेडिट के केस में। अब डेफर्ड क्रेडिट यानी क्या है? डेफर्ड क्रेडिट इज समथिंग हम परचेस करेंगे आज, लेकिन उसको पे करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो इन फ्यूचर जो पे करने वाले हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करने वाले, उसके लिए हर एक इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। तो फिर मेरा जो ग्रॉस एसेट है उसमें दो कॉस्ट हो गए, एक होगा कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड दूसरा होगा इंटरेस्ट कॉस्ट। जब कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट इन दोनों को बाइफर करके हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखा था। फिर उसके बाद क्या उसका डिटेल एक क्वेश्चन देखा था हमने एग्जांपल। देन सेल्फ कंस्ट्रक्शन देखा था। सेल्फ कंस्ट्रक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कंस्ट्रक्शन? यानी बिल्डिंग खड़ा करना। अब बिल्डिंग खड़ा करने लैंड चाहिए, लैंड का कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिर उसके बाद ब्रोकरेज एंड कमीशन और डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ लैंड वो इंक्लूड होगा। देन डेवलपमेंट चार्जेस, जो भी बिल्डिंग डेवलप करने के लिए कोई भी चार्जेस लेगा वो सारे चीजें इसमें इंक्लूड होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज देखा था, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या है कि हमने लोन लिया फॉर द पर्पस ऑफ परचेस ऑफ लैंड या परचेस ऑफ बिल्डिंग। अगर लैंड या परचेस ऑफ बिल्डिंग के केस में जो भी बोरिंग कॉस्ट है, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, ये क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन हम 23 में देखेंगे, लेकिन अगर इनकेस क्वालिफाइंग है तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम? इसको हम कैपिटलाइज करेंगे कॉस्ट में। अगर एज पर इंड एस 23 कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, इसका डिटेल हम इंड एस 23 में देखेंगे। देन एबनॉर्मल वेस्टेजेस और लॉसेस है, अगर इनकेस एबनॉर्मल वेस्टेज लॉसेस है तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, इसको पीएनएल में चार्ज ऑफ करेंगे। ठीक है, अब आया एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में हम दो चीजें देखे थे। एक्सचेंज ऑफ एसेट तो सिंपल है, एक एसेट दूसरे एसेट के अगेंस्ट एक्सचेंज कर रहे हैं हम। इसमें सबसे पहला चीज कमर्शियल सब्सटेंस है क्या नहीं वो देखना है। अब कमर्शियल सब्सटेंस यानी क्या है? अभी तक तो 5-6 बार मैंने रिपीट कर चुका हूं कि अगर इनकेस कैश फ्लोज आर डिफरेंट, दोनों का कैश फ्लोज डिफरेंट है, तो दोनों का कैश फ्लोज डिफरेंट है तो फिर इस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दोनों का कैश फ्लो डिफरेंट है तो फिर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ पे, व्हेन डिफरेंट कैश फ्लोज कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा। अगर सेम सेम कैश फ्लो है दोनों असेट का, सेम सेम वैल्यू है, सेम फेयर वैल्यू है, तो फिर उस केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल। इसमें केस वन देखे थे हम। अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहला, इन केस मुझे दोनों का फेयर वैल्यू पता है। किसका? गिवन अप का भी पता है, टेकन अप का भी पता है। तो फिर उस केस में टेकन अप का फेयर वैल्यू इग्नोर करेंगे, गिवन अप के बेसिस में हम अकाउंटिंग करेंगे। गिवन अप का फेयर वैल्यू और जो भी उसका गिवन अप का कैरिंग अमाउंट है, इन दोनों का डिफरेंस अपन पीएनएल में गेन और लॉस, एज अ गेन और लॉस चार्ज ऑफ करेंगे। ठीक है, देन कम्स गिवन अप का मुझे फेयर वैल्यू पता नहीं है, लेकिन टेकन अप का पता है। जब टेकन अप का पता है तो फिर उस केस में यहाँ पे किसके बेसिस में करेंगे? टेकन अप के फेयर वैल्यू के बेसिस में हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अभी तक देखा है। इसमें कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लेना, फिर आगे बढ़ते हैं हम। है नहीं है? नहीं। ओके, तो फिर ये फाइनेंस लीज का एक देखा था हमने, फाइनेंस लीज दैट इज अज्यूम्ड ओनर। अभी तक तो जो देखे थे वो क्या था? वो था अपना एक्चुअल ओनर की बुक्स में। अभी अज्यूम्ड ओनर की बुक्स में इसका जो भी अकाउंटिंग है, एंड इनिशियल रिकग्निशन हम देखेंगे इन इंड एस 116। जो लीसेस है ना उसमें देख लेंगे, सेम टू सेम है, कुछ नहीं। यहाँ पे ओनर की बुक्स में फाइनेंस लीज में क्या होता है? ओनर क्या करेगा? डी रिकग्नाइज करेगा। ओनर क्या करेगा? डी रिकग्नाइज करेगा प्रॉपर्टी। जो लेसर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे लेसर है और लेसी है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? लेसर लेसी को फाइनेंस लीज दे रहा है, राइट? जब फाइनेंस लीज देगा यहाँ पे, लेसर जो है ये डी रिकग्नाइज करेगा प्रॉपर्टी, राइट? और यहाँ पे लेसी जो है ना रिकग्नाइज करेगा प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इसके बुक्स में क्या अकाउंटिंग करेंगे? यानी इसकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एस 40 लगेगा। इसके बुक्स में कुछ भी इंड एस 40 नहीं लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो ने डी रिकग्नाइज कर दिया। लेसी के बुक में रिकग्नाइज करेंगे। अब लेसी की बुक में कैसे रिकग्नाइज करेंगे, कौन से वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे? इंड एस 116 में करेंगे। इंड एस 116 में मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये इंड एस 40 में पेंडिंग था, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं।
देन उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकग्निशन के ऊपर जाते हैं। इनिशियल रिकग्निशन समझा, कौन से बेसिस में करेंगे हम? यस। जस्ट अ मिनट। और जो भी ये यूट्यूब में देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो भी सीए फाइनल कर रहा है। बिना सब्सक्राइब करे देखे तो पाप लगेगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक बार रीड कर लो, हमने इंटर में क्या होगा ये क्वेश्चन ऐसा। रीड कर लो एक बार, क्वेश्चन विजिबल है ऑन द स्क्रीन, प्लीज रीड इट। यस। क्या है? On 1st April 2001, an entity acquired an investment property building for rupees 40 lakhs. तो 1st अप्रैल को क्या किया था, एंटिटी ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिया है 40 lakhs का। मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है उसका यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग एज 20 years मेजर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर किया फॉर रुपीज 40 lakhs, और उसके बाद इसका वैल्यू जो है, उसका यूजफुल लाइफ इज 20 years। फिर मेरा प्रॉपर्टी हुआ रुपीज 40 lakhs का, राइट, एंड यूजफुल लाइफ है 20 years का। कुल, अब जो रेसिडुअल वैल्यू है of the building is 2 lakhs, management believes that street line depreciation method reflects the pattern in which they accept the consume the building's future economic benefits. What is the carrying amount as on 31st March 2002? अरे यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन होगा, है कि नहीं? डेप्रिसिएशन किया था ना इंटर हाँ। या फाउंडेशन में? डेप्रिसिएशन में बताते कि फर्स्ट ईयर में इतना है और सेकेंड ईयर में इतना होगा प्रॉपर्टी। सेम वही क्वेश्चन है, करे सॉल्व, यही पर करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1st अप्रैल को कितना था, 40 lakhs, और एज ऑन 31st मार्च 2002 में कितना होगा उसका वैल्यू निकालना है हमें। तो फिर 2 साल बीत गया ना, अप्रैल 2001 से लेके 2 साल में 1 साल होगा ना, 31st मार्च 2002। क्या करेंगे हम? सिंपल, डिप्रिशिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट इज रुपीज 40 लाख, रेसिडुअल वैल्यू इज 2, राइट। तो फिर मेरा कितना आएगा, 38 लाख आएगा। यस, नो? कितना ईयर्स ऑफ इसका वैल्यू है, 20 years का वैल्यू है, सॉरी यूजफुल लाइफ है। तो कितना आता है, 38 डिवाइड बाई 20 years करके बताओ मुझे, डिप्रिशिएशन कितना आ रहा है? 1,90,000। 1,90,000। तो फिर मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना बचेगा ईयर एंड में? ईयर एंड 31st March 2002, 40 lakhs माइनस 1,90,000 कितना बचा बताओ? 40 lakhs माइनस 1,90,000, 38,10,000। 8,10,000। बस सिंपल है यार, था कि नहीं सिंपल? हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है ना मैंने?
Yeah. क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें, उसके बाद तुम एक बार आंसर सोच लेना। एक्स लिमिटेड हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्डिंग, एक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, which is carried in the balance sheet on 31st March 2001 at rupees 15 lakhs। तो उसका कैरिंग अमाउंट अब कितना चल रहा है? 15 lakhs। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड हैज स्टॉप्ड लेटिंग आउट द बिल्डिंग एंड यूज्ड इट एज ऑफिस प्रीमाइसेस। ओ, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्स लिमिटेड है, उसके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और उसका कैरिंग अमाउंट 15 लाख है। यहाँ तक समझा ना? यहाँ तक तो बहुत ही इजी था। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड क्या किया? लेटिंग आउट स्टॉप कर दिया। लेटिंग आउट यानी मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है? रेंटल में देते, लेट आउट करते हैं, तब जाके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासीफाई होगा। अब ये क्या किया? लेट आउट करना छोड़ दिया और इसको खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है, राइट? तो फिर इस केस में क्या होगा बताओ? इस केस में क्या होगा? कौन सा इंडेक्स लगेगा? जब रेंट आउट किया था मैंने, India 16. हाँ, जब लेट आउट किया था मैंने, तो फिर यहाँ पे इंडेस 40 लगेगा। लेकिन अब क्या ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए यूज कर रहा हूं मैं, देन इन दिस केस इंडेस 16 लगेगा। सिंपल क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। ये क्लासिफिकेशन का आगे पढ़ने वाले कि कौन से अमाउंट पे करने वाले, बस इतना देख लो अभी यहाँ पे कौन सा इंडेस लगेगा। ठीक है, आगे वाला चीज जो है ना वो बोल रहा है कि हमें कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा और उसको इंडेस 16 में कौन सा वैल्यू में कैरी करेंगे वो बता रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे सिंपल एक चीज देख लो कि इंडेस 16 इसके ऊपर लगना चालू हो जाएगा, बराबर? ये जो है ना क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन कब करेंगे हम? क्लासिफिकेशन फ्रॉम 40 टू 16 वाला एक कंसेप्ट है, वो होने के बाद करते हैं, ठीक है? और कौन सा क्वेश्चन इजी इजी है? अदर फाइव हाउसेस आर रेंटेड टू इंडिपेंडेंट। हाँ, ये देखो इनिशियल रिकग्निशन का अच्छा क्वेश्चन। किसका है इनिशियल रिकग्निशन? और ये एलडीआर क्वेश्चन है। देख लो, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बैंक जो है ना मॉड्यूल 1 बाय द एंड ऑफ द डे, आज नहीं तो कल के एंड ऑफ द डे, मॉड्यूल नंबर 1 जो है ना वो टेलीग्राम में डाल दूंगा या फिर तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? और जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन पढ़ लो, रीड द क्वेश्चन। चलो अपन रीड करें। देखो आगे, इन फाइनेंशियल ईयर 1 to X Limited incurred following expenditure in acquiring the property consisting of 6 identical houses। 6 identical houses है, each with a separate legal title including the land on which it is built। अच्छा, तो यहाँ पे एक केस ये क्या किया था हमने, याद है? लैंड इज सेपरेबल, नॉन सेपरेबल, जो है ना प्रॉपर्टी मेरा है सेपरेबल, नॉन सेपरेबल। सेपरेबल कब होगा? जब मेरा रजिस्ट्रेशन मैं अलग से कर सकता हूँ, या फिर उसको अलग से सेल ऑफ कर सकता हूँ, या फिर अलग से फाइनेंस लीज में दे सकता हूँ, उस केस में वो सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी सेपरेट लीगल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया ऑलरेडी कि क्वेश्चन में ये सेपरेट लीगल टाइटल का है, यानी सेपरेबल है, राइट? द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस डेट्स आर गिवन बिलो। परचेस कॉस्ट कितना है? 1,80,000। नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस इज 20 lakhs। ये नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस इंक्लूड करेंगे या नहीं? बोलो, याद नहीं है मुझे। करेंगे। करेंगे। क्यों? क्योंकि रिफंड नहीं है, रिफंडेबल नहीं है। रिफंडेबल होता तो फिर इंक्लूड नहीं करते, नॉन रिफंडेबल है तो इंक्लूड करेंगे। इट इज लाइक एन एडिशनल कॉस्ट। लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्विजिशन इज 5 lakhs। ये इंक्लूड करेंगे। लीगल कॉस्ट को करेंगे। इंक्लूड करेंगे। यस, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी, दिस एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड। अच्छा, आगे देखो, एडवर्टीजमेंट कैंपेन अट्रैक्ट्स टेनेंट्स ऑफ 3 lakh। बताओ, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और नॉट? नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? स्पेसिफिकली इसको पीएनएल में डालेंगे क्योंकि विच इज दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसको पीएनएल में चार्ज ऑफ करेंगे, ठीक है?
देन कम्स ओपनिंग सेरेमनी फंक्शन स्टार्ट फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस ऑफ 1,50,000. इसको करेंगे इंक्लूड whether we will add this cost to the investment property opening ceremony. No, no. No. क्यों? क्योंकि this is not directly related to the acquisition of property, right? Then comes throughout 1 2 incurred expenses of 1 lakh towards the day-to-day repair, maintenance and administrative expenses. यहाँ पे क्या बोल रहा है? डे टू डे एक्सपेंसेस है, विच मीन्स ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, बराबर. ऑपरेशनल का एक स्पेसिफिक देखा था हमने, क्या देखा था? ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आर एक्सपेंस्ड ऑफ टू पीएनएल, हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसको. ठीक है. अब आगे क्या बोल रहा है? एक्स लिमिटेड यूजेस वन ऑफ इट्स 6 हाउसेस फॉर द ऑफिस एंड अकोमोडेशन ऑफ इट्स फ्यू स्टाफ्स. एक ऑफिस जो है ना, एक 6 घर में से एक जो यूज करता है वो किसके लिए यूज करता है? ऑफिस के लिए और अकोमोडेशन ऑफ फ्यू स्टाफ्स. जो बाकी के 5 जो है ना वो इंडिपेंडेंटली रेंट आउट किया है. हाउ एक्स लिमिटेड फुल अकाउंट फॉर द अबव मेंशन्ड एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अच्छा, क्वेश्चन रेड क्या बता पाओगे मुझे? एक 5 मिनट ले लो, 5 मिनट या 2 मिनट ले लो, और मुझे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बता देना. क्या होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? सारा चीजें अपने सामने है और सारे चीजें एक एक चीज हमने समझे है कंसेप्ट में. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बता दो मुझे. कर रहे हो सॉल्व? हेलो. कुछ तो बोलो, करें. यस नो. हाँ, करो. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. हमने जो भी किया है अभी तक, जो भी कंसेप्ट किया है, अगर वो अच्छे से समझा होगा तो फिर ये जो है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ये तुम्हारा सीए फाइनल वालों का लेवल नहीं है. परचेस ऑफ लैंड कितना था? वॉज रुपीज 1 लाख 1 crore 80 lakhs. क्वेश्चन निकालना है क्या? ये देख लो. ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. बस कैलसी में सॉल्व किया, अगर लास्ट मतलब जब हम लास्ट रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत है. कैलसी में सॉल्व कर लिया और आगे बढ़ लिया.
हो गया, डन। और टाइम चाहिए? नहीं हो गया। कॉस्ट बताओ। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या क्या ऐड टू करेंगे? क्रोर्स 5 लाख। ओके, 1 crore 80 lakhs ऐड करेंगे, प्लस 20 lakhs ऐड करेंगे, प्लस हम कौन सा ऐड करेंगे, 5 lakhs। दिस कम्स आउट टू बी 2 crore 5 lakhs, राइट। और बाकी के जो 3 लाख है, देन 1 लाख 50 है, एंड 1 लाख है, ये जो है ना पीएनएल में चार्ज ऑफ करेंगे। ठीक है। तो मेरा टोटल कॉस्ट जो है ना यहाँ पे, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। टोटल कॉस्ट कितना आया था? 2 crore 5 lakhs। उसको डिवाइड कर लो। एक जो घर है वो किसके लिए यूज कर रहा है, ऑफिस के लिए, तो फिर उसके ऊपर इंडिया 16 लगेगा। और बचा 5:6 जो है, 5 घर जो है, वो क्या कर रहा है, रेंट आउट कर रहा है, तो फिर उस केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगेगा। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज 2 crore 5 lakhs, राइट। अब यहाँ पे हाउस यूज्ड फॉर ओन पर्पस, यानी बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो फिर कितना होगा, 2 crore 5 lakhs इंटू 1/5, कितना आ रहा है, 1/5 क्या, तो 1/5 नहीं, 1/6 है ना, 6 घर है ना। कितने घर है यहाँ पे, 6 घर, ओके। 1/6 होगा, तो 1/6 क्या, तो कितना आ रहा है देखो, 3416667। इसके ऊपर क्या लगेगा, इंड एस 16 लगेगा। देन हाउस रेंटेड आउट और लेट आउट, कितना है, 2 crore 5 lakhs माइनस 3416667, 1708333 और 3। ये जो है ना, इसके ऊपर क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 3333। इसके ऊपर लगेगा इंडेस 40। डाउट है कुछ इसमें क्वेश्चन में? अब पूछोगे आंसर कैसा लिखना है। ये रहा, सिंपल। मैंने जो बना रहा था ना कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो बना लेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट निकालने के बाद बस बाइफरकेट करेंगे कि इन इंडेस 16 के अंडर कौन सा कितना कॉस्ट कवर होगा, और इंडेस 40 के अंडर कितना कवर होगा, वो दोनों निकाल के और उतना लिख देंगे, सिंपल। यहाँ पे देखो वैसे किया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट निकाला है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और कॉस्ट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर इंडेस 40 लगेगा, और ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी क्या, और इंडेस 16 लगेगा। और जो भी दूसरा कॉस्ट है उसके लिए एक नोट दे देंगे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेरेमनी एक्सपेंसेस और रिपेयरिंग एक्सपेंसेस जो है ना, वो पीएनएल में चार्ज ऑफ करेंगे। ठीक है, सिंपल था। इज देयर एनी डाउट? नो डाउट्स। यस, थैंक यू। यहाँ तक सब क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जाएंगे हम सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। कहाँ जाएंगे, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन क्या होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में? हमने इनिशियल रिकग्निशन कर लिया,
इनिशियल रिकग्निशन कर लिया हमने। इनिशियल रिकग्निशन कौन से चार बेसिस में होगा? तो फिर वो तो क्या है, जब प्रॉपर्टी हम परचेस करेंगे, प्रॉपर्टी कब परचेस करेंगे? प्रॉपर्टी जब परचेस करेंगे तो फिर वो कौन से बेसिस में परचेस करेंगे? कैश बेसिस, डेफर्ड क्रेडिट बेसिस, जो भी बेसिस में करेंगे हम उसके बेसिस में अकाउंट कर देंगे इनिशियल रिकग्निशन। लेकिन अब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, ये जो प्रॉपर्टी है, समझो बिल्डिंग परचेस किया था, अब ये बिल्डिंग परचेस करने के बाद उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस अपन का एक्सपेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से डे टू डे एक्सपेंसेस हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हुआ, ये सारे एक्सपेंसेस करेंगे समझो। या फिर मैंने कुछ चेंज करवाया, पूरा जो है ना टाइल्स चेंज करवाया या इंटीरियर चेंज करवाया, तो फिर ये क्या है ना, ये सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में आएगा। इनिशियली हम परचेस करने के बाद जो भी हम उसमें चेंजेस करते हैं, या तो अप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू या तो डे टू एक्सपेंसेस, ये जो है ना वो सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में आएगा। अब सब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में दो चीज है, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में दो चीज कवर होता है। वन इज डे टू डे एक्सपेंसेस, ये आ गया सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में सबसे पहले दो चीजें, एक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या है? रिपेयर और मेंटेनेंस। अब रिपेयर और मेंटेनेंस ये ऐसा खर्चा है जो डे टू डे खर्चा में आ जाता है, या फिर मेंटेनेंस खर्चा, मंथली एक्सपेंसेस समझो। फॉर एग्जांपल तुम कोई एक बिल्डिंग में रह रहे हो और उसमें मेंटेनेंस चार्जेस मंथली 1000 रुपीज देना पड़ता है, ये क्या मेंटेनेंस चार्जेस है। अब ये मेंटेनेंस चार्जेस रिकरिंग है, एवरी मंथ होता है, तो फिर इस केस में इसको जो है ना हम पीएनएल में चार्ज ऑफ करेंगे, इसको कोई भी कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा चीज एक है रिनोवेशन कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। हम्म, अब रिनोवेशन कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट क्या है? ऐसा कॉस्ट हम कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी का वैल्यू अप्रिशिएट करता है। नहीं समझा सर? समझो मेरे पास बिल्डिंग है, राइट? और बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बिल्डिंग का एक फ्लैट है समझो। फ्लैट में मुझे इंटीरियर पूरा चेंज करना है, ठीक है? अब इंटीरियर पूरा चेंज करना है यानी वो जो बिल्डिंग का लुक ही बदल जाएगा ना, वो जो पर्टिकुलर फ्लैट का लुक ही बदल जाएगा। तो फिर ये क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी के वैल्यू में अप्रिसिएशन ऐड कर रहा है, प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज करेगा ये आफ्टर इनकरिंग दिस कॉस्ट। तो फिर इस केस में ये जो कॉस्ट है हम क्या करेंगे, इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। क्या करेंगे? कैपिटलाइज। यस, समझा? और ऑपरेशनल कॉस्ट hence we will return off to P&L, P&L अकाउंट में चार्ज ऑफ कर देंगे ये वाला जो एक्सपेंसेस है। ये वाला जो है which, एक मिनट, expenses which add value to the existing property, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। कुछ डाउट है बताओ?
कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इज देयर एनी डाउट्स, पूछो। कॉल में हो या नहीं हो?